मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल के सीवन में निकाय चुनाव के लिए किया प्रचार। कहा, निकाय चुनाव में कांग्रेस 0 पर होगी आउट, बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से नई दिल्ली में की मुलाकात। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर दिया फीडबैक। महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मियों का बढ़ाया हौसला। कहा, रेलवे ने निर्धारित गाड़ियों से ज्यादा ट्रेन चलाकर कराया श्रद्धालुओं को स्नान। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। प्रदेश भर में कुल 1433 परीक्षा केंद्रों पर संचालित होने वाली परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कैथल जिला के सीवन नगर पालिका के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैली मुंजाल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों साफ है, इसलिए पार्टी जनता से जो वायदे करती है उन्हें पूरा करती है। आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की भाजपा सरकार की कार्यशैली पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। सीएम ने कहा कि भाजपा ने पहले केंद्र में, फिर हरियाणा और अब दिल्ली में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। निकाय चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर आउट हो जाएगी। कांग्रेस के नेता बेवजह जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा जनता से किए सभी वायदों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए देने के भाजपा के वायदे पर भाजपा सरकार पूरी तरह से अटल है। सुबह मिलकर के आया हूं, पूरा फीडबैक लिया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यह ट्रिपल इंजन की सरकार, और मेरा यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी को मिलने के बाद मैं आज बोल करके आया हूं, मखा कांग्रेस नु 0 पर ही आउट करेंगे। मखा करेंगे नहीं करेंगे, भरपूर पहले भी मिला है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, 3 गुना ताकत से ये सरकार काम करेगी, गति से काम करेगी। भाई ये लगातार 3 गुना गति से यह काम करने वाली सरकार है। वहीं इस दौरान सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जनता के हित में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है। जिनका निकाय चुनाव में भाजपा को जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी, ये भी उन्होंने दावा किया। शैली मुंजाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों लोग यहाँ सीवन में आज इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए, शैली मुंजाल को देने के लिए। तो इसी तरह पूरे हरियाणा में हम कहीं भी जहाँ भी जा रहे हैं, मैं कल हिसार में था, आज सुबेरे में कुरुक्षेत्र में था, जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी जगह लोगों का बहुत हमें आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, जिसके लिए हम जनता जनार्दन के बहुत बहुत आभारी है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्रों के संकल्पों को प्रेस वार्ता के जरिए लोगों के साथ साझा किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, निकाय चुनाव संकल्प समिति के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और जनता ने उन पर विश्वास जताया है। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जनता पहले से ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर मन बना चुकी है। हम सभी संकल्पों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 पर आउट किया है, इस तरह निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को 0 पर आउट करेगी। पहली बार हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, नीचे से ऊपर तक की भारतीय जनता पार्टी के विचार की जब सरकार बढ़ेगी, तो हरियाणा प्रदेश में जो विकास की गति है उसको 3 गुना गति के साथ हम करने का काम करेंगे। इस प्रकार का एक लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है और इसमें जो पूरे प्रदेश के लिए संकल्प पत्र तैयार किया, उसमें भी 21 संकल्प हमने लिए हैं।
और जो अलग अलग निगमों का तैयार किया है उसके भी अलग अलग से हमने संकल्प पत्र में कुछ बातें वहां के स्थानीय मुद्दों को रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में हरियाणा की जनता भी कांग्रेस पार्टी को जीरो आउट करने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश से जो कांग्रेस से मुक्त भारत का संकल्प देश की जनता ने लिया होगा इसे निकाय चुनाव में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान मोहनलाल बड़ौली ने यह भी जानकारी दी कि इस बार कुंभ के मेले में रिकॉर्ड तोड़ 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और ऐसा पहली बार हुआ है। तो एक बड़ा आयोजन कुंभ का हुआ, उस कुंभ में 66 करोड़ लोग ने स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाने का काम किया है। एक एकता का परिचय इस महाकुंभ में देखने को मिला है, ये भी पहली बार हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी निकाय चुनाव प्रचार के लिए कल हिसार पहुंची और लोगों से भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी प्रकार राज्य में भी तीसरी बार लोगों ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री ने देश हित में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह लगातार प्रदेश में काम करने में लगे हुए हैं। हरियाणा की जनता समझती है कि विकास के लिए शहर की सरकार यानी तीसरी कड़ी और भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को कहीं पर भी टक्कर नहीं दे पा रही। कांग्रेस लोगों के जहन से अब जा चुकी है, वे ना तो नेतृत्व दे पाए और ना ही संगठन। लोगों को विश्वास है कि भाजपा ही ऐसी सरकार है जो सबके साथ है, जबकि कांग्रेस के समय में सिर्फ क्षेत्रवाद हुआ था। भाजपा सरकार संकल्प है कि हर वर्ग आगे बढ़े और उसका विकास हो। लोग भाजपा के साथ हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो पार्टी है जो निर्णय ले सकती है, जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जिसने स्ट्रॉन्ग नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व। हमारे सेंट्रल लेवल पे हमारे सबसे बड़े जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं देश के, उन्होंने कितने बड़े कदम देश हित में उठाए हैं। उसी तरीके से सैनी साहब लगे हुए हैं नॉन स्टॉप काम करने में। तो सब ये बातें जानते हैं कि तीसरी जो कड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत होती है, जो लोग बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। तो जो भी जो पैसा आ रहा है वो पूर्ण रूप से उसका यूटिलाइजेशन हो और लोगों के भलाई तक हो जाए। अगर बोलेंगे नहीं तो फिर जमीन में ये फिर खड़े भी नहीं हो सकते, बोलना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रवाद हुआ था, और वो भी इस प्रकार से जहां पे तमाम हरियाणा बाकी का वंचित रहा। तो लोग जानते हैं सारे। उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल रोहतक में नगर निगम चुनाव में महापौर पद के पार्टी प्रत्याशी सूरजमल किलोई के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि खुद तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दावा किया था कि रोहतक में अमृत योजना के जिन 350 करोड़ रुपए से रोहतक के सीवरेज सिस्टम, पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज और पार्कों का रख रखाव होना था, वो घोटाले की भेंट चढ़ गया। लेकिन सत्तारूढ़ सरकार इन आरोपों की जांच नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता तीसरे इंजन की सरकार कांग्रेस की ही बनाएगी। ये ट्रिपल इंजन केवल एक काम आया, भ्रष्टाचार के काम आया और भाजपा के अहंकार के काम आया। एक इंजन ने लूटा तो बाकी दो इंजनों ने उसको संरक्षण देने का काम किया। जैसे हरियाणा में, जैसे रोहतक में हर निगम में घोटाले हुए, हर निगम, फरीदाबाद निगम में 300 करोड़ का घोटाला हुआ, रोहतक के निगम में 325 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अमृत योजना घोटाला। जो अरविंद शर्मा जी जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी कहा, जो मौजूदा मंत्री हैं, कि रोहतक के उन्होंने पूर्व इशारों में पूर्व मंत्री और कई लोगों पे आरोप लगाए कि अमृत घोटाला में के जो राशि थी, वो जो रोहतक की सफाई की राशि थी, वो खुद साफ कर गए, मगर इंक्वायरी तक नहीं हुई। यानी कि एक इंजन लूटता था, बाकी इंजन उसको संरक्षण देने का काम करते थे। और इसीलिए हमने जनता के बीच में ये अपील करी है कि विपक्ष का एक इंजन बनाए। 2 इंजन इनके हैं दिल्ली चंडीगढ़ में, जो करना वो करेंगे, लेकिन एक इंजन विपक्ष को मिले ताकि इनके भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज रोहतक नगर निगम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार अमित खटक के समर्थन में चुनाव प्रचार किया।
इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की भविष्य की राजनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिक्रिया दी। दरअसल आपने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। इसी के बाद से यह चर्चा चल पड़ी है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। वहीं सुशील गुप्ता ने हरियाणा में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे वे वादे पूरे नहीं किए। इसके अलावा हरियाणा में विकास के काम भी नहीं हुए। ये चारों प्रत्याशियों आज गरीब घर के पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत मेहनत के साथ एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से बदलाव की बात कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार तो बीजेपी की पहले भी रही है। क्या विकास किया है उन्होंने? पहले क्या दिक्कत थी इनको? केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रदेश में इनकी सरकार थी, अनेकों जगह निगम में इनकी सरकार थी। ना इन्होंने सड़क बनाई, ना सफाई किया, ना बिजली दी, ना हॉस्पिटल दिया, ना पानी दिया, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ा दिया। हजारों करोड़ रुपए का काम फरीदाबाद में खाली पेपरों पे हो गया, अब पेमेंट कर दी। जब आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए तो ठेकेदार छोटे अफसर बंद कर दिए। कौन बड़ा मगरमच्छ था, उसको बंद क्यों नहीं किया? किसके संरक्षण के अंदर ये घोटाले करते हैं? प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में मतदान 2 मार्च को होगा। साथ ही 2 नगर निगमों में मेयर पद, 1 नगर परिषद में प्रधान, 2 नगर पालिकाओं में प्रधान और 3 नगर पालिकाओं के वार्डों में वार्ड सदस्य के लिए उपचुनाव के लिए भी 2 मार्च को ही मतदान होगा। इसके अलावा नगर निगम पानीपत में महापौर और सभी वार्डों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की तिथि 9 मार्च रहेगी। मतदाताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं है तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बचा है। प्रत्याशी भी जनता के बीच में जाकर पूरा दमखम दिखा रहे हैं। 2 मार्च को मतदान होना है। यमुनानगर जिला प्रशासन ने मतदान की शांतिपूर्ण प्रक्रिया के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 2 मार्च को यमुनानगर, जगाधरी नगर निगम और रादौर नगर पालिका चुनाव होने हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए जिले में 362 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ 3,65,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया तक सुरक्षा के लिए 47 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, 1600 पुलिसकर्मी और 200 रिजर्व फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। वोटिंग के लिए 2100 लोग पोलिंग पार्टी के द्वारा ये चुनाव को संपन्न करवाएंगे। जिले में मॉडर्न बूथ और पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आकर अपना मत ना करें। जो बूथ है दोनों जगह पे और करीबन हमारे 3,65,000 जो है मतदाता इसमें अपना जो मत है वो उस दिन डालेंगे। और इस चुनाव के लिए हमने जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है 47 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है लगा रखे हैं। और जो पुलिस की जो बल है वो करीबन 1600 हमारी लोकल और 200 जो फोर्स है वो बाहर से जो है वो आएगी। वोटिंग के लिए जो है करीबन 2100 लोग जो है वो पोलिंग पार्टीज़ के थ्रू ये वो जो इलेक्शन है वो करवाएंगे। और जो है वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन जो है वो ड्राई डे घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ वोटर अवेयरनेस और फैसिलिटेशन के लिए हम लोग दोनों जगह जो है दोनों क्षेत्रों में एक मॉडल बूथ और एक जो है पिंक बूथ वो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। और इस साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हैं किट बैग प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, पोलिंग मेंबर्स की रैंडमाइजेशन मशीनों की वो साथ साथ चल रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो चुनाव है वो हम लोग एक पीसफुल मैनर में और सक्सेसफुल मैनर कराने में।
प्रदेश में निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच अचानक ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र का दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच गए। वहां पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हासिल किया। हरियाणा वासियों से प्रधानमंत्री का प्रेम और लगाव अद्भुत है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव का फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की तरफ से उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन में एक और इंजन लगाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही पीएम से प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ विकसित भारत के आपके विजन को साकार करने के लिए प्रदेश नॉन स्टॉप प्रगति और प्रसार करके अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिल्ली की ऐतिहासिक जीत की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन सहित कई स्टेशनों का दौरा किया। प्रयागराज जंक्शन पर उन्होंने आरपीएफ, जीआरपी के जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ मुलाकात की और सबको सफल संचालन के लिए धन्यवाद जताया और बधाई दी। रेल मंत्री ने रेलवे कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने बताया कि रेलवे 13,000 ट्रेन चलाने का निश्चय किया था, लेकिन 16,000 ट्रेनें रेलवे ने चलाई। 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चली है और करीब 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की है। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है। भगवान राम के यज्ञ में वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे ने प्रयागराज आने वाले लोगों को श्रद्धालु मानकर सेवा भाव से काम किया है। उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिजेस नए तरीके के, हर तरह की व्यवस्था ऐसी की गई जिससे कि पैसेंजर्स को फोकस में रखे। हमने एक ध्यान रखिएगा आप, मोदी जी ने हमेशा एक चीज हमको सिखाई है, हमें पैसेंजर्स और क्राउड ऐसा नहीं सोचना है। हमें श्रद्धालु और भक्त आए हैं, उनकी भक्ति में कैसे हम शामिल हो ऐसा सोचना है। ऐसा हमको मोदी जी ने सिखाया। रेलवे के विभिन्न विभागों की प्रशंसा करते हुए रेल मंत्री ने 10 में से 20 नंबर देने की बात की। रेलवे के विभिन्न विभागों की प्रशंसा करते हुए रेल मंत्री ने 10 में से 20 नंबर देने की बात कही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन स्टेशन का भी दौरा किया। महा रेल अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर महाकुंभ के दौरान की गई व्यवस्था के लिए उनका आभार जताया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं प्रदेश भर में कुल 1,433 परीक्षा केंद्रों पर संचालित करवाई जा रही हैं, जिसमें कुल 5,16,787 परीक्षार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित करवाई जा रही है। वहीं परीक्षाओं के सफल और नकल रहित संचालन के लिए बोर्ड द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर अंकित किए गए हैं। इससे यदि कोई परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी या अन्य कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र की फोटो लेता है तो तुरंत पता लग जाएगा कि प्रश्न पत्र किस परीक्षार्थी का है और कहां से आउट हुआ है, जिससे परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र भारद्वाज ने बताया कि जिला में 75 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। और इनसे अपेक्षा ये है कि बिल्कुल नकल रहित परीक्षा की जो शुचिता है, पवित्रता है, उसको बनाए रखेंगे और सभी फेयर मैनर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा का संचालन हो। विद्यार्थी बिना भय के अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। नकल का बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। अगर कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी तो मैं कंसर्न SHO, DSP या SP साहब से रिक्वेस्ट करके उसको भी दूर कराएंगे। देखिए जैसे का कोई पेपर भी नहीं दे रहा होता, वैसे हुड़दंगबाजी या मतलब तमाशबीन बहुत लोग आ जाते हैं, तो उसको भी डिस्करेज करेंगे।
मतलब ग्राम की पंचायत या उनकी ड्यूटी रहती है कि भी वो अपने गांव के सेंटर के माहौल को ठीक रखें। जिनका सेंटर टूट गया तो पंचायत की मेरे ख्याल में अर्नेस्ट मनी जब्त हो जाएगी उसकी भी। पूरी उम्मीद है कि हमारी अच्छी सक्षम टीम है, हम नकल रहित परीक्षा की शुचिता पवित्रता इसको बनाए रखेंगे। चीफ की भी ये ड्यूटी है, चीफ सुपरिटेंडेंट की, बाहर की का जो हस्तक्षेप है वही हस्तक्षेप को वो रुकवाए। 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 28 फरवरी से 19 मार्च तक संचालित करवाई जाएंगी। परीक्षाओं के पहले दिन 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित हुआ और 28 फरवरी को 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हिंदी पेपर से शुरू होंगी। उधर पंचकुला में 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के संचालन के लिए जिले में 4 फ्लाइंग टीमें गठित की गई हैं। इनमें एक टीम एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके अलावा 2 टीमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं को संचालित करवा रही हैं। जिला में 24 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें लगभग 12,500 विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं और यह परीक्षाएं 19 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के बाद विद्यार्थियों ने बताया कि आज उनका अंग्रेजी विषय का पेपर था, जिसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की। परीक्षा केंद्र में जाने से पहले उनकी पूरी चेकिंग हुई। उन्होंने बताया कि हर साल अध्यापकों की निरंतर प्रेरणा के कारण उन्होंने अपने विषय को पूरी तरह समझा और तैयार किया था, इसलिए उन्हें नकल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सर ने इधर से उधर भी मुड़ने नहीं दिया था, जो भी करना है खुद करना है सारा पेपर, और पेपर पैटर्न भी सही था, इजी था, इतना टफ नहीं आ रखा था। बट कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ पेपर तो बहुत ज़्यादा सेट इजी थे और कुछ थोड़े थे टफ। हाँ, पेपर ऐसे अच्छा है था। अगर किसी भी बच्चे ने, हमने भी वैसे हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, अगर किसी बच्चे ने सारा पेपर पढ़ा होगा ना ध्यान से, तो जैसा कि पैटर्न है बहुत अच्छा आया था, पेपर अच्छा हुआ, इसलिए हम भी इंजॉय करते करते स्कूल से बाहर आए हैं। हम कहेंगे कि हाँ, अगर पढ़ के जाएंगे तो बच्चे फेल नहीं हो सकते। बात रही नकल की, तो नकल करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। आज हमारा 12th का एग्ज़ाम इंग्लिश का था। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सारा कुछ इंतज़ाम किया हुआ था, मतलब फ़ोन चेकिंग वगैरह हुई थी, सारा इनरोलमेंट वगैरह चेक हुआ था, आधार कार्ड वगैरह चेक हुआ था। यहाँ पे सारा कुछ पूरे नियम और कानून से किया गया था। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 22 विश्वविद्यालय पिछले 3 सालों में कुल 6,625 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान को ऋण में बदलने के प्रदेश सरकार के फैसले के कारण भारी कर्ज हुआ। चंडीगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल 2022 को प्रदेश सरकार ने अनुदान बंद करके वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए 10 राज्य विश्वविद्यालय को 147.75 करोड़ ऋण के रूप में देने का फैसला किया। इससे अकादमिक क्षेत्रों में व्यापक विरोध शुरू हो गया, जिससे सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरफ आप लिख रहे हैं लोन है, इससे आपको दिया जाएगा, और नेक्स्ट सब लिख रहे हैं ग्रांट। अपने आप में कंफ्यूज है, ताकि फैकल्टी को पता ना लगे, ताकि नॉन टीचिंग स्टाफ है, वहां का टोटल जो स्टाफ है उनको पता ना लगे। और अगर प्राइवेट अफोर्ड चली गई तो आज जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सभी लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते। हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी एसवन को प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसका सालाना खर्चा मेरे ख्याल में 60-70 लाख रुपए है, चाहे चले कम। जो एक प्राइमरी सेक्टर है एजुकेशन, इसका मतलब है कि आप उसको खत्म करने का बीड़ा उठाओ। इसलिए मैं प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि अब मौसम की मार से बागवानी के किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने किसानों से इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया। उद्यान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक अनाज फसलों की बजाय अधिक आमदनी देने वाली उच्च जोखिम की बागवानी फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसान इस योजना के लिए नामांकन हेतु पात्र हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के किसान स्वेच्छा से बीमा के लिए निर्धारित अंशदान की राशि देकर
उक्त योजना के लिए नामांकन कर सकते हैं। सब्जी और मसाले की फसल का 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों की खेती का 40,000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाता है। इसमें किसान को सब्जी और मसाले की खेती के लिए 750 रुपये और फल की खेती के लिए 1 रुपये प्रति एकड़ बीमा राशि देनी पड़ती है। योजना की ज्यादा जानकारी के लिए संबंधित जिला उद्यान अधिकारी अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा खनन विभाग के महानिदेशक KM पांडुरंग के निर्देशानुसार फरीदाबाद जिला सहित पूरे प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जहां अवैध खनन न हो इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है, वहीं कोई भी खनिज वाहन बिना ई-वे बिल के जिला की सड़कों से ना निकले इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध खनन रोकने सहित बिना ई-वे बिल के निकलने वाले खनिज वाहनों पर सरकार की पारखी नजर है। इसी कड़ी में जिला फरीदाबाद में दिन रात खनन विभाग की टीम जहां सड़कों पर मॉनिटरिंग कर रही है, वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज सुबह टीम ने खनिज वाहनों की जांच के दौरान केली पुल के पास एक डंपर को बिना ई-वे बिल के पाया और चालक के पास अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं था। ऐसे में विभाग की ओर से उक्त खनिज वाहन को पुलिस की मौजूदगी में सीज किया गया और आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा फरीदाबाद जिले में निरंतर अवैध खनन न हो इसकी जांच की जा रही है। साथ ही जिला से निकलने वाले राष्ट्रीय और राजमार्गों सहित अन्य कनेक्टिविटी पर चेकिंग टीम द्वारा खनिज वाहनों की जांच की जा रही है। दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज से शुरू हुए सम्मेलन का समापन 1 मार्च को होगा। इस सम्मेलन में विशेषज्ञ गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों GACR के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इससे कैंसर का खतरा बना रहता है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने DD न्यूज से अंतरिक्ष विकिरण चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है पहली बार भारत में हो रहा है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का महत्वपूर्ण है, क्योंकि कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत में और इतने बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं, ये शायद दर्शाता है कि भारत पहुंच चुका है स्पेस सेक्टर में। नहीं, बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह से हमने चंद्रयान 3, आदित्य L1 और कितने गगनयान मिशन ये सब लगाए इंडिया में हो रहे हैं, इसको बिल्कुल आपको बताता है कि हमारा जो अभियान है स्पेस सेक्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट है, एनकरेजमेंट है। स्पेस सेक्टर में हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ला रहे हैं और इन सब से हमारी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ह्यूमन जो आदमियों की ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो और बढ़ेगी। जब ये ह्यूमंस और ज़्यादा जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो उसमें जो रेडिएशन इफ़ेक्ट्स हैं वो स्वाभाविक है कि उनको हमें समझना है, उनका क्या असर होगा और ये सब जानना ज़रूरी है जो इस कॉन्फ्रेंस में होगा। इसके साथ साथ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिन ऑफ है वो है कि इन रेडिएशन जैसे कार्बन थेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी, हेड्रॉन थेरेपी, इनका कैंसर थेरेपी से हम कैसे जोड़ सकते हैं जो कि इकोनॉमिकल हो और जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसमें आपकी एक हाई एंड साइंस है, हाई एंड एप्लीकेशन है और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो अगर हमने स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना है। स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना आपने कहा सर, ऑलमोस्ट 300 के करीब स्पेस स्टार्टअप्स हमारे पास हैं और डीप टेक है सारे। ये बताइए ये जो कॉन्फ्रेंस है इस तरीके के जो कटिंग एज कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत में हो रहा है, ये कितना इन लोगों को भी मदद मिलेगा? ये आपने कहा मेडिकल साइंस से भी फायदा है, न्यूक्लियर साइंस इसमें बहुत अहम भूमिका लेगा, तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिटेल बताइए कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है इन चीजों में। जी देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी है, जैसे हमने कहा, तो इसमें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।